Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about bridge design. Okay, so how we perform the bridge design and what are the necessary things we have to consider when we start for the bridge design. Firstly, we should know that जब भी हम लोग ब्रिज की डिज़ाइन करते हैं तो सबसे ब्रिज की डिज़ाइन एक नॉर्मल बिल्डिंग की तरह नहीं होती है कि आप कहीं पे भी शुरू कर दो कंस्ट्रक्शंस करना। ब्रिज की डिज़ाइन के लिए आपको बहुत सारे अथॉरिटी जो होती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उससे आपको परमिशंस लेनी पड़ेगी, म्यूनसिपैलिटी से लेनी पड़ेगी, उसके साथ साथ रेलवे से आपको लेनी पड़ेगी, पीडब्ल्यूडी से लेनी पड़ेगी, आपको सीपीडब्ल्यूडी से लेनी पड़ेगी। बहुत सारी अथॉरिटी होती है जिससे आपको परमिशंस लेनी पड़ती है। तो जब भी हम लोग ब्रिज की डिज़ाइन करते हैं तो उससे पहले आपको उस ब्रिज की प्रपोज़ल देनी पड़ती है। तो अब प्रपोज़ल देने के लिए क्या होता है, तो उसे हेडिंग में दे देता हूँ ब्रिज डिज़ाइन। ओके, उससे आपको भी ये आएगा ब्रिज डिज़ाइन। ओके, तो जब भी ब्रिज की डिज़ाइन हम लोग करेंगे तो उस ब्रिज की डिज़ाइन के लिए मैंने बताया आपको कितने सारे अथॉरिटी होते हैं, उससे आपको परमिशंस लेना पड़ेगा पहले। उसके बाद या उस परमिशंस के लिए आपको कुछ प्रपोज़ल देना पड़ता है। तो जो प्रपोज़ल दिया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, तो टू गिव द प्रपोज़ल, जब आप प्रपोज़ल देते हो ब्रिज का तो उसमें आपको क्या क्या देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको हाइट ऑफ द ब्रिज आपको दिखाना पड़ेगा कि हाइट ऑफ द ब्रिज क्या होगी, कितनी ब्रिज की हाइट आप कितनी लेने जा रहे हो, तो वो आपको देना पड़ेगा। ओके, सेकंड में फिर आपको स्पैन ऑफ द ब्रिज की, मतलब ब्रिज की स्पैन कितनी लेंथ होगी ब्रिज की, तो वो भी आपको उसमें देना पड़ेगा, स्पैन ऑफ द ब्रिज। जब आप स्पैन ऑफ द ब्रिज दे दोगे, देन थर्ड में आती है आपको लोडिंग ऑफ द ब्रिज, मतलब ब्रिज पर किस तरह की लोड आप कंसीडर करके उसकी एनालिसिस और डिज़ाइन कर रहे हो, वो भी आपको शो करना पड़ेगा वहाँ पर। तो लोडिंग ऑफ द ब्रिज, लोडिंग ऑफ द ब्रिज। ओके, उसके बाद फिर आपको कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस शो करना पड़ेगा कि आप जो कंस्ट्रक्ट करोगे तो कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस क्या होगी ब्रिज की, तो वो भी आपको प्रपोज़ल में देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस। ओके, देन आपको जियोटेक्निकल एक्सप्लोरेशंस देना पड़ेगा वहाँ पर। जो प्रपोज़ल करोगे आप तो उसमें आपको जियोटेक्निकल एक्सप्लोरेशन, ओके, जियोटेक्निकल एक्सप्लोरेशंस के बाद फिर आपको टाइप ऑफ ब्रिज डेक शो करना पड़ेगा। तो जनरली क्या होती है कि जब ब्रिज बनती है, ओके, तो जनरली ब्रिज में जो है ना डिफरेंट टाइप्स की आपने देखा होगा कि डेक दी जाती है, मतलब कंक्रीट बॉक्स गर्डर होती है। तो उस गर्डर की शेप क्या होगी वो भी आपको देना। टाइप्स ऑफ द डेक क्या होगा, आइदर एक फ्लैट डेक लिया जाएगा या फिर कंक्रीट गर्डर के साथ भी वो प्रोवाइड की जाएगी स्लैब। तो अलग अलग वो आपको टाइप ऑफ ब्रिज डेक भी आपको प्रोवाइड करना है। ओके, तो आपको वो भी शो करना पड़ेगा कि टाइप ऑफ ब्रिज डेक क्या हो गया, दैट इज स्लैब जो ली जाती है ब्रिज की। तो टाइप ऑफ ब्रिज डेक, क्योंकि नॉर्मल क्या होती है जब बहुत ज़्यादा स्पैन छोटी होती है ब्रिज की तो उस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली फ्लैट स्लैब लेकर डिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, अब स्पैन बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होती है कि ऊपर से स्लैब आएगी और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि गर्डर प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा इस तरह की
गर्डर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको शो करना है यहाँ पर कि टाइप ऑफ ब्रिज डेक क्या है, ओके। उसके बाद सब मेन इम्पॉर्टेंस एक और होता है कि आपको लेन शो करनी है। जो आप ब्रिज की बनाओगे तो वो कितने लेन की, आइदर 2 लेन की जाएगी ब्रिज, 4 लेन की ब्रिज जाएगी, तो वो भी आपको यहाँ पर अपने प्रपोज़ल में देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती है, आपको जनरली देना पड़ता है कि हाइट ऑफ द ब्रिज क्या होगी, स्पैन ऑफ द ब्रिज क्या होगा, लोडिंग ऑफ द ब्रिज क्या होगा, कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस क्या होगी, जियो टेक्निकल एक्सप्लोरेशन क्या होगा, टाइप ऑफ ब्रिज डेक क्या होगी एंड लेंस क्या होगी। ये सब प्रपोजल आपको देना होगा। उसके बाद ही PWD हो गया, CPWD हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गई, उससे लेना पड़ता है। उसके साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेनी पड़ती है। उसके साथ साथ फिर आपको रेलवे से सबसे परमिशंस लेनी पड़ती है ब्रिज की डिज़ाइन के लिए, मतलब ब्रिज जहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हो, ओके। तो जनरली देखो, ब्रिज की जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो ब्रिज की डिज़ाइन बहुत सॉफ्टवेयर से की जाती है। आइदर आप ब्रिज को जो डिज़ाइन करते हो वो CSI एक ब्रिज सॉफ्टवेयर आती है, उससे भी आप कर सकते हो ब्रिज की डिज़ाइन। ब्रिज की डिज़ाइन जो की जाती है वो जनरली CSI सॉफ्टवेयर आती है, एक CSI ब्रिज सॉफ्टवेयर, ओके। CSI ब्रिज सॉफ्टवेयर, उससे भी आप ब्रिज की कर सकते हो डिज़ाइन। उसके साथ साथ फिर आप स्टैट प्रो पे भी इसकी डिज़ाइन कर सकते हो। फिर एक मीडास सिविल आती है सॉफ्टवेयर्स, मीडास, उससे भी आप कर सकते हो। जनरली याद रखना कि ब्रिज की जो डिज़ाइन की जाती है तो वो मतलब सिर्फ हम लोग रिएक्शंस जो लेते हैं वो सॉफ्टवेयर्स में डिज़ाइन की जाती है। रिएक्शंस को लेने के बाद मोस्टली 60 to 70% जो ब्रिज की डिज़ाइन की जाती है वो मैनुअली की जाती है, ओके। ब्रिज की जो डिज़ाइन की जाती है वो मैनुअली डिज़ाइन की जाती है। अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रिज। ब्रिज में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं, ओके। तो देखो, जनरली जो ब्रिज आपकी होती है तो ब्रिज में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको खुद से समझना पड़ता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ब्रिज के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो, जनरली क्या है कि एक मैं स्केच से आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि स्केच से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं एक बना रहा हूँ ब्रिज का, ये हो गया आपका, ठीक है। एंड ये हमने लिया, एंड देन ये हो गई, ओके। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ब्रिज के। सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि ब्रिज के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए, जैसे जो हमने बनाया है, तो सबसे पहले ये जो होती है ब्रिज की, दिस इज़ गर्डर। ये जो होता है आपका क्या होता है, तो ये गर्डर होता है। आपने ब्रिज में देखा होगा कि ब्रिज के ऊपर की जो स्लैब होती है उसके नीचे इस शेप की दी जाती है, सॉरी, ये इस शेप की दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये ब्रिज गर्डर होती है। जनरली स्लैब होती है, स्लैब के नीचे ये ब्रिज गर्डर प्रोवाइड की जाती है। ये आपकी पूरी ब्रिज गर्डर होती है। और ब्रिज गर्डर के बाद आपने देखा होगा कि एक स्टील की एक प्लेट टाइप की रहती है, ओके। तो ये जो आपकी गर्डर हो गई, ये जो है, ये दिस इज़ कॉल्ड, इसको बेयरिंग कहा जाता है। इसे हम लोग बेयरिंग कहते हैं, ओके, जो स्टील की प्लेट की होती है। जनरली बेयरिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है? बेयरिंग प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा, क्योंकि क्या हुआ कि पहले रिसर्च हुआ
तो जनरली देखा गया कि देखो जैसे ये पार्ट गर्डर है, ओके, एंड ये जो पार्ट है आपकी, दिस इज़ पियर कैप, इसे पियर कैप कहा जाता है, इसे पियर कैप कहा जाता है। तो सबसे पहले जब शुरू में देखा गया तो गर्डर दिया गया और गर्डर के नीचे डायरेक्ट पियर कैप दिया गया। तो देखो गर्डर भी क्या है, गर्डर भी एक रिजिड सरफेस है, ओके, गर्डर भी एक रिजिड सरफेस हो गया एंड पियर कैप भी, वो भी आरसीसी की बनी होती है, तो ये भी एक रिजिड सरफेस हो गया। तो जब इसके ऊपर से व्हीकल्स क्रॉस हुए, उस पर लोड आई, तो ये देखा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा, इस ब्रिजेस में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हुआ, क्योंकि क्या होता है कि रिजिड, ये सरफेस भी रिजिड है, ये सरफेस भी रिजिड है, इसके बीच में कुछ नहीं, ये भी रिजिड सरफेस, ये भी रिजिड सरफेस। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस जनरेट हुआ। तो इस वजह से जनरली ये जो गर्डर है, रिजिड सरफेस, ये गर्डर और ये पियर कैप होती है, तो इसके बीच एक स्टील की प्लेट दी जाती है, जिसे बेयरिंग कहा जाता है। तो बेयरिंग जनरली जो प्रोवाइड की जाती है वो क्यों दी जाती है, तो बेयरिंग जनरली जो प्रोवाइड की जाती है टू रेसिस्ट द वाइब्रेशंस को रेसिस्ट करने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर क्या है कि व्हीकल जाएगा, इस ब्रिज के ऊपर व्हीकल पास हो रहा है, ओके, बहुत सारे व्हीकल क्रॉस होते हैं। तो जब व्हीकल क्रॉस होता है, इस डायरेक्शन से भी होगा, इस डायरेक्शन से भी होगा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रिज पर वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो ये जब जैसे ही क्रॉस होता है गर्डर से, तो गर्डर से ये जो बेयरिंग होती है उस वाइब्रेशंस को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जो इस व्हीकल के द्वारा जनरेट होती है। तो जैसे ही ये बेयरिंग हो गई, ओके, तो जैसे ही व्हीकल क्रॉस होती है, व्हीकल इधर से भी जा रही है, इस तरफ से भी जा रही है, उससे क्या हुआ, देखा गया कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जनरेट हुआ। तो वाइब्रेशंस जो है, ये जो बेयरिंग प्लेट दी जाती है, इट इज़ जनरली प्रोवाइड टू रिड्यूस द वाइब्रेशंस। इस वाइब्रेशंस को, ब्रिज में जो वाइब्रेशंस जनरेट होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग गर्डर के जस्ट नीचे बेयरिंग प्लेट दी जाती है। अब बेयरिंग जो होती है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये बेयरिंग जो होता है वो इस फोर्स को एब्जॉर्ब करता है, तो नहीं, जनरली जो बेयरिंग होती है वो फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं करती है, इट जनरली ट्रांसफ़र द फोर्स इन वेरी कंफर्ट वे। जैसे आप एक पिलो लो, कशन, एक आप पिलो है, ओके, पिलो के ऊपर जब आप अपना सर रखते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये पिलो जो है वो आपके जो फोर्स है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, इट जनरली ट्रांसफ़र दिस फोर्स इन वेरी कंफर्ट वे। आपके फोर्स को, मतलब आपने जैसे ही सर रखा तो पिलो क्या करता है कि आपके फोर्स को वो क्या करेगा, एक कंफर्ट वे में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल ज़मीन है उसके ऊपर सर रखोगे तो क्या होगा, जैसे आप सडनली आप जाओ तो आपको थोड़ा सा एक मतलब सही फील नहीं होगी। लेकिन अगर आप पिलो के ऊपर कब रख रहे हो, तकिया, पिलो के ऊपर अपना सर रखोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको कंफर्ट फील होगा। तो पिलो क्या करता है कि पिलो उस फोर्स को, जो आपके सर के द्वारा फोर्स आ रहा है, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसको वो जनरली क्या करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है इन वेरी कंफर्ट वे में, बहुत कंफर्ट वे में ट्रांसफ़र करेगा कि वो एहसास नहीं होता आपके सर को उतना, क्लियर। तो वही चीज़ ये बेयरिंग है, जैसे ही इस पर लोड आती है गर्डर पर, तो वो जनरली जो वाइब्रेशंस जनरेट होता है उसको ये बेयरिंग जो होती है, जो स्टील की प्लेट दी जाती है ब्रिज गर्डर के नीचे ब्रिज में, वो क्या करता है, इट जनरली रिड्यूस द वाइब्रेशंस और इट जनरली ट्रांसफ़र द फोर्स इन वेरी कंफर्ट वे। बहुत कंफर्ट वे में क्या करता है कि इसके फोर्स को ट्रांसफ़र करता है,
ओके। तो इसलिए जनरली हम लोग बियरिंग देते हैं। तो बियरिंग इज जनरली प्रोवाइड टू रिड्यूस द वाइब्रेशन दैट इज जनरली जनरेटेड बाय द ब्रिज ड्यू टू व्हीकल के द्वारा जो भी लोड जनरेट होता है, जो भी वाइब्रेशंस होती है उसको रिड्यूस करता है और इट ट्रांसफ़र द फोर्स इन वेरी कंफर्ट वे। ओके, इसलिए बियरिंग दी जाती है। अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, ये बियरिंग के बाद ये पार्ट क्या होती है नीचे की, दिस इज़ पियर कैप। ये पियर कैप होती है। और पियर कैप के बाद ये जो पार्ट होता है आपका, ये पियर कैप हो गई। ये जो पार्ट होती है आपकी, ये क्या होता है, तो इसे हम लोग पियर कहते हैं, ओनली पियर। और पियर के जस्ट नीचे ये जो होती है, दिस इज पाइल कैप और दिस इज पाइल। ओके, ये कंपोनेंट होते हैं ब्रिज के। तो ये याद रखना कि जो गर्डर तक होती है, मतलब बियरिंग के ऊपर की पार्ट जो ब्रिज की होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ सुपर स्ट्रक्चर। इसे हम लोग सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। और उसके नीचे की जो पार्ट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये पार्ट हो जाती है आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ कॉल्ड सब स्ट्रक्चर। ये आपकी पूरी सब स्ट्रक्चर होती है। ओके, ये आपकी सब स्ट्रक्चर हो गई, ये आपकी सुपर स्ट्रक्चर हो गई, और नीचे आपकी ये पूरी फाउंडेशंस। क्लियर। और भी क्या होता है ब्रिज में कंपोनेंट, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको इधर। अब आपने देखा होगा कि ब्रिज की जो एंड होती है, ठीक है, तो एंड पर इस तरह की, ऐसे ये ब्रिज है, ब्रिज की लास्ट एंड है, तो ब्रिज की इस एंड पर क्या दिया जाता है कि आपको इस तरह की, आपने देखा होगा, जैसे अच्छी इसमें थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। सपोज दैट ये ब्रिज की एंड है, एंड तो आपने देखा होगा कि जो ब्रिज की एंड है, जहाँ पर लास्ट ब्रिज है, उस जगह पर इस शेप की दी जाती है। ओके, एक मिनट, इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा, और आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए, ये हो गई। तो ब्रिज की ये एंड है, ठीक है, तो ब्रिज की एंड पर ये जो इस तरह की दी जाती है वाल। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग विंग वाल कहा जाता है, मतलब अबेड विंग वाल, मतलब ये जो पार्ट होती है इसे हम लोग अबटमेंट कहते हैं, ABUTMENT, अबटमेंट। जो लास्ट ब्रिज की जो लास्ट एंड होती है उसे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये फेल हुआ तो समझो कि आपकी ब्रिज फेल हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि अबटमेंट में हम लोग अलग अलग तरह से भी ले सकते हैं। कभी हम लोग इसे विंग वाल मीन्स रिटेनिंग वाल भी ली जाती है, और कभी कभी इस जगह पे क्या होगा कि आपने देखा होगा कि कभी कभी पूरा स्टोन फिल कर दिया जाता है, लास्ट ब्रिज के छोर पर पूरा स्टोन से फिल कर दिया जाता है, तो वो भी अबटमेंट ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से जनरली हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज की ये सब कंपोनेंट होती है। क्लियर। और आगे हम लोग देखते हैं, अब अबटमेंट जो होती है वो क्यों ज़रूरी होती है ब्रिज में। ये देखो आप, अबटमेंट अगर नहीं रहा तो उस कंडीशंस में क्या होगा। तो मैं एक छोटा सा आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखो जनरली क्या होता है कि एक नॉर्मल हम लोग ये लेते हैं ब्रिज, इसको भी मैं ये कर दे रहा हूँ। ओके, तो जनरली एक ब्रिज में बना रहा हूँ आपको, उतनी हैंड राइटिंग तो अच्छी नहीं है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने को। ये अब मैं एक ब्रिज बना रहा हूँ आपका, ठीक है। तो
ये एंड जो आपकी हो गई, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए है ना। ये है और एक एंड ये आपकी है। क्लियर? तो अब ये ब्रिज हो गई। अब ब्रिज की एंड ये है, तो ब्रिज की एंड इस तरह से आ रही है। क्लियर? ये लास्ट एंड है ब्रिज की, ये आपके ब्रिज की लास्ट एंड है। ये जो पार्ट है ये है आपकी रिवर बैंक, मतलब पूरी तरह से ये ब्रिज जो है आपकी किस में है, रिवर के अंदर है। ओके, तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि ये तो आपकी ब्रिज हो गई और ये ब्रिज इधर आई है। तो इस पार्ट को, ये जो पार्ट होती है ना, इस पार्ट में जनरली हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, इसे अबटमेंट कहा जाता है। मतलब इसी पार्ट में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, रिटेनिंग वाल प्रोवाइड कर देते हैं जो इसको सपोर्ट करता है, लास्ट एंड को ब्रिज के। रिटेनिंग वाल मतलब जहाँ से ब्रिज शुरू होती है, जहाँ पे एंड होती है, उसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, रिटेनिंग वाल प्रोवाइड की जाती है। क्यों? और ये इस तरह से पूरी फिल हो जाती है ये सोइल से। क्लियर? अब सपोज दैट अगर हम लोग इस जगह पर रिटेनिंग वाल नहीं दें, जैसे यहाँ पे हमने रिटेनिंग वाल दिया और एक रिटेनिंग वाल हमने यहाँ पर दिया आपका, इस तरह से हमने रिटेनिंग वाल दिया है। ठीक है, रिटेनिंग वाल देने के बाद ये पार्ट पूरी फिल कर दी जाती है जो सोइल से होती है। तो ये पार्ट सोइल से फिल हो गई और ये पार्ट आपकी रिटेनिंग वाल है। जो ब्रिज का आप देखोगे कभी जाओ तो ब्रिज जहाँ से शुरू होती है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पे जो ब्रिज ख़त्म होती है, दोनों जगह पर क्या होती है कि ये रिटेनिंग वाल दी जाती है। तो अगर इन केस रिटेनिंग वाल हम लोग नहीं दे तो क्या होगा, उस कंडीशंस में क्या होगा कि ये जो रिवर है, ये सोइल है पूरी जो सस्टेन कर रही है, सोइल क्या होगी, वो पूरी तरह से रिवर में आ जाएगी। क्लियर? और ये ब्रिज फेल हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसीलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर सपोज दैट इस जगह पे हम नहीं दें रिटेनिंग वाल, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर्स आपकी फेल हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जो हमने रिटेनिंग वाल दिया है, ये जो दिया है यहाँ पे जो दिया गया, इसे हम लोग जनरली कहते हैं क्या, रिवर बेड ट्रीटमेंट। मतलब जनरली ये जो सोइल है ये इस रिवर में ना चला जाए, क्योंकि जैसे ही सोइल, अगर आप ये रिटेनिंग वाल नहीं दोगे यहाँ पर जो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि ये सोइल पूरी रिवर में आ जाएगी और ये ब्रिज फेल हो जाएगी। तो इसीलिए जनरली यहाँ पर एक रिटेनिंग वाल दी जाती है और यहाँ पर ये पार्ट जो होती है वो पूरी तरह से सोइल से ये होती है, जो इस सोइल को प्रोटेक्ट करता है कि वो इस रिवर में ना जाए। क्लियर? तो इस प्रोसेस को जनरली क्या कहा जाता है, तो रिवर बेड ट्रीटमेंट। रिवर बेड, इसे रिवर बेड ट्रीटमेंट कहा जाता है। क्लियर? इन केस अगर नहीं दोगे तो उसका, अब कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रिज में क्या दिया जाता है कि रिटेनिंग वाल नहीं दी जाती है। तो उस कंडीशंस में क्या दिया जाता है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है कि ये आपकी ब्रिज है, ये आपकी एक ब्रिज है, ये आपकी एंड पार्ट हो गई, यहाँ पे आपने प्रोवाइड किया, ये एक नॉर्मल ब्रिज है। ओके, ये ब्रिज हो गई इस तरह से। कभी कभी आपने देखा होगा, देखोगे भी कि इस जगह पर कुछ जगह पे कभी कभी रिटेनिंग वाल नहीं दी गई, उसकी जगह पे क्या दी जाती है, तो उस जगह पर देखोगे कि आप इस तरह से पूरी ये जो फिल रहेगी पूरी, ठीक है, पूरी
इस जगह पर स्टोन फिलिंग कर दी जाती है, स्टोन फिलिंग। इस जगह पर जो है स्टोन फिलिंग कर दी जाती है। कभी कभी रिटेनिंग वाल नहीं दी जाती, लास्ट में स्टोन फिलिंग कर दी जाती। तो वो भी क्या होता है, ये भी इट इज़ ऑल्सो द रिवर बेड ट्रीटमेंट है। वो भी दी जाती है कि उस इससे क्या हो कि यहाँ पर जो सोइल है, स्टोन फिलिंग करने के बाद ये जो स्टोन है वो इस ब्रिज को सपोर्ट करते रहे, और यहाँ पर जो रिवर है, वाटर है, वो यहाँ पर नहीं आ कर के इसे, यहाँ पे अगर सोइल है तो वो उसे बहा कर नहीं ले जाए। तो इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोन फिलिंग से पूरा फिल कर देते हैं। तो कभी कभी आप देखोगे ब्रिज में कुछ जगह पर रिटेनिंग वाल नहीं दिखे। नॉर्मली अभी जो ब्रिज जितनी डिज़ाइन हो रही है मोस्टली वहाँ पर रिटेनिंग वाल प्रोवाइड की जाती है, लेकिन कुछ कुछ ब्रिज पहले का देखोगे तो उस जगह पे स्टोन फिलिंग कर दी गई, पूरा पत्थर से फिल कर दिया गया। तो वो भी क्या होता है, रिवर बेड ट्रीटमेंट। मतलब उसमें क्या होता है कि वो पार्ट को, जनरली जो ब्रिज के पार्ट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि रिवर क्या होगा कि ऐसा तो नहीं कि मतलब आपने दिया और यहाँ पर से ये सोइल पूरी रिवर में आके मिल गई और पूरी ब्रिज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ब्रिज की, ये अगर फेल हो गई तो समझो कि पूरी ब्रिज फेल, जो पूरी ब्रिज आपकी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इसलिए जनरली हम लोग प्रोवाइड करते हैं अबटमेंट, इसी को हम लोग अबटमेंट कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ होती है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ब्रिज में जनरली क्या है कि ब्रिज में आप जब ब्रिज बनाओगे तो ब्रिज में एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज भी होती है और एक वर्टिकल ब्रिज भी होती है। ये क्या चीज़ होता है, आपने देखा होगा कुछ कुछ जगह पर हॉरिजॉन्टल ब्रिज टाइप की बनी रहेगी और कुछ कुछ जगह पर आपको वर्टिकल दी जाएगी। तो ये क्या चीज़ होती है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जनरली क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज और एक वर्टिकल ब्रिज। अब वर्टिकल ब्रिज क्या है कि आप देखोगे कि वो इस तरह से ऐसे गई, ये पाइलिंग हो रही है इस तरह से। तो इसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग वर्टिकल ब्रिज कहते हैं। ओके, ये आपकी वर्टिकल ब्रिज हो गई। हॉरिजॉन्टल ब्रिज क्या है, हॉरिजॉन्टल ब्रिज आपको देखोगे ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। मतलब ये प्लान में देखोगे तो ब्रिज की कोई ऊंचाई नहीं है, मतलब एक ही है हाइट पे है, लेकिन ब्रिज इस तरह से ऐसे ऐसे घूम कर जा रहा है। मतलब ब्रिज यहाँ से शुरू हुआ, ब्रिज ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इस तरह से। तो दिस इज़ कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो हॉरिजॉन्टल ब्रिज कहेंगे। इसको जब प्लान में देखोगे तो ये प्लान में दिखेगा और ये आपको एलिवेशंस में दिखेगा। मतलब ब्रिज की हाइट, इस लेवल पे ब्रिज की हाइट ये हो गई, इस लेवल पे ब्रिज की हाइट और ऊंची चली गई, इस हाइट पर ब्रिज की हाइट और ऊंची चली गई। मतलब ब्रिज एक तरह से देखोगे तो ब्रिज ऐसे जा रहा है, देखोगे तो ऐसे बढ़ा है। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल ब्रिज हो गई। ओके, तो जनरली वर्टिकल ब्रिज होती है और एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज होती है। अब जो मैं आपसे डेक का डिस्कस कर रहा था कि डेक जो जनरली हम लोग जब प्रपोजल देते हैं तो डेक देते हैं, तो गर्डर, कंक्रीट बॉक्स की गर्डर दी जाती है। जब आप एक ब्रिज नॉर्मल बनाओगे तो उसमें आरसीसी की गर्डर दी जाती है। कुछ कुछ जगह पे स्टील गर्डर भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा स्पैन रहता है तो उस जगह पे हम लोग स्टील गर्डर प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन स्पैन थोड़ा कम रहा तो नॉर्मल आरसीसी गर्डर से भी ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्पैन कम रहा तो फिर गर्डर नहीं देते हैं, डायरेक्टली फ्लैट स्लैब से हम लोग ब्रिज बना देते हैं। ओके, तो वो भी हम लोग देखते हैं कि वो डेक क्या है, डेक की शेप क्या होती है। तो जनरली आप देखोगे तो कुछ कुछ डेक जो होती है आप देखोगे इस शेप की रहेगी आपकी। आपने यहाँ से ये किया, इस शेप की, अलग अलग शेप की रहती है। वो डिपेंड करती है किस पर, तो कौन, जो याद रखना कि जो गर्डर की शेप डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है उसके बेंडिंग मोमेंट पर। ठीक है, जब आप ये करोगे तो गर्डर की जो शेप डिपेंड करती है बेंडिंग मोमेंट पर। जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आ रही है उस जगह पर आपको गर्डर की डेप्थ इंक्रीज़ करनी पड़ती है। कुछ जगह पे कम है, कुछ जगह पे ज़्यादा है, उस तरह से। ठीक है ना। तो डेक जो होती है जनरली कभी कभी आपने देखा होगा इस शेप की, आप देखोगे
इस शेप की दी जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, तो ये भी आप एक डेक है, ओके। इस तरह की भी डेक होती है। कुछ कुछ जगह पे आप देखोगे जो डेक की शेप होगी वो थोड़ी सी और अलग टाइप की रहेगी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कुछ जगह पे आप देखोगे तो डेक इस तरह से दिखेगा, ये यहाँ से ऐसे ये जाने के बाद थोड़ा, ओके। तो इस तरह की कभी कभी देखोगे आप तो इस तरह की भी शेप दिखेगी आपको ब्रिज गर्डर की। तो वो अलग अलग शेप की गर्डर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी देखोगे तो आप इस शेप की भी गर्डर आपको दिखेगी, ठीक है। ये भी एक तरह की समझो कि डेक हो गया। इसमें क्या, ये पार्ट पूरी होल रहती है, खाली रहती है और इस शेप की रहती है। तो अलग अलग जनरली शेप की कंक्रीट बॉक्स गर्डर डेक दी जाती है। वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ द ब्रिज पर, बेंडिंग मोमेंट पे, बहुत सारी उसकी क्राइटेरिया होते हैं। हम लोग लेटर बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज़ों पर भी। तो इस तरह से जनरली ब्रिज की कंपोनेंट्स क्या क्या होती है वो आज हम लोगों ने देखा। अबटमेंट क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, तो रिवर बेड ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो वो जनरली हम लोगों ने देखा। फिर टाइप्स ऑफ द ब्रिज क्या होती है। नॉर्मल ब्रिज मतलब टाइप्स ऑफ द ब्रिज तो अलग अलग तरह की होती है, बट इन द केस ऑफ जैसे वर्टिकल एक ब्रिज होती है और एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज होती है, वो चीज़ होती है, ठीक है। अब जनरली एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग जब हम लोग ब्रिज का डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसमें और भी क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उसमें बहुत सारे चीज़ों की, मतलब सबसे पहले तो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस उसकी होती है, जो टेक्निकल रिपोर्ट ली जाती है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो जो जियो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं वो बोर होल करते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की जाती है। और करने के बाद वो सजेस्ट करते हैं कि वहाँ की SBC क्या है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल क्या है उस जगह की जहाँ पे आप ब्रिज बनाने जा रहे हो। उसके साथ साथ फिर कितनी डेप्थ पर स्ट्रेटा मिल गया, मतलब रॉक मिल गया है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि जो फाउंडेशंस, वो जियो टेक्निकल इंजीनियर जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि किस तरह की फाउंडेशन प्रोवाइड की जाए। तो वो डेप्थ पे डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ द रॉक पर, कि कितने मीटर के डेप्थ पर रॉक मिल गया है। तो उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कि आइदर आप, बहुत सारे ब्रिज में क्या होगा कि ओपन फाउंडेशंस हम लोग चले जाते हैं, ओपन फाउंडेशंस प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारे ब्रिज पे क्या होता है कि पाइलिंग की जाती है, पाइल फाउंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो वो डिपेंड करेगा इस स्ट्रेटा पर कि किस तरह, कितने, कभी कभी क्या होता है कि 20 मीटर 22 मीटर की डेप्थ पर मिलता है स्ट्रेटा। तो उस कंडीशंस में नहीं हो, आपको पाइलिंग पे जाना पड़ेगा, उस जगह पर आप पाइलिंग ही प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिस जगह पर आप नॉर्मली क्या करोगे, तो जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, तो वहाँ वो उत्तर प्रदेश की एक प्रोजेक्ट है। तो उसमें जो सोइल इन्वेस्टिगेशंस हुई, तो जो सोइल इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद उस पर जब उसकी रिपोर्ट आई, मैंने उसकी रिपोर्ट देखी, तो उसकी SBC भी अच्छी आ रही है। अप्रॉक्स 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की SBC आई। डेप्थ ऑफ द फाउंडेशंस भी जो दिया गया वो 3 मीटर पे आ गया, मतलब 3 मीटर के रॉक मिल गया। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि जो सजेस्ट किया है, तो वो सजेस्ट नॉर्मल क्या कि ओपन फाउंडेशन या रैफ्ट फाउंडेशन हम लोग जा सकते हैं उस ब्रिज के लिए, ओके। तो ये डिपेंड करती है जनरली कि किस तरह की आपकी है, उसके अकॉर्डिंग ही। क्लियर। अब जनरली एक टर्म जो आपको मैंने बताया था, बियरिंग। तो बियरिंग कौन डिज़ाइन करता है? जो ब्रिज होती है, आपने जब ब्रिज दिया, ब्रिज के नीचे, गटर के नीचे जो बियरिंग दी जाती है, इट इज़ जनरली यूज टू
reduce the vibrations that is generally generated by the bridge due to the vehicle। तो ये जो बेयरिंग होती है उसकी डिज़ाइन क्या कौन करता है? तो इट इज़ जनरली डिज़ाइन बाय स्ट्रक्चरल इंजीनियर। जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं वही डिज़ाइन करते हैं इसके बेयरिंग की। इसमें जनरली कैलकुलेट किया जाता है बेयरिंग में फोर्सेस की, हाउ मच फोर्सेस कमिंग ऑन दैट अकॉर्डिंगली वी डिज़ाइन। मतलब इस बेयरिंग पर कितने फोर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उसकी डिज़ाइन करते हैं। क्लियर? और मैंने आपको ये बता दिया कि बेयरिंग जो होती है वो इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब द फोर्सेज, इट जनरली ट्रांसफ़र द फोर्सेज इन वेरी कंफर्ट वे। बहुत कंफर्ट वे में वो ट्रांसफ़र करता है फोर्स को। क्लियर? तो इसमें देखो ब्रिज जो होती है वो नॉर्मली उस इफ़ इट कंपेयर टू द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग से ये जो ब्रिज होती है इसकी डिज़ाइनिंग भी थोड़ा अलग होता है। और मतलब एक कह सकते हो कि अगर आप एक ब्रिज की भी डिज़ाइन कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर्स की भी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर आप ब्रिज की डिज़ाइन कर रहे हो, मतलब इट इज़ वेरी वाइट कॉलर जॉब। ओके, ये बहुत अच्छा होता है कि आप मतलब एट ए मोमेंट आप दोनों चीज़ एक साथ, आपको नॉलेज उस चीज़ों का है कि आप इन मतलब अलग अलग तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, वाटर टैंक एंड ऑल, ये सब भी डिज़ाइन कर रहे हो। उसके साथ साथ फिर आप ब्रिज की भी डिज़ाइन करो, मतलब बिल्डिंग के साथ साथ आप ब्रिज की भी आपको नॉलेज डिज़ाइन की है, तो बहुत अच्छी बात है इसमें। अब ब्रिज में क्या होती है कि एक फ्लाई ओवर की भी ब्रिज होती है, एक नॉर्मल ब्रिज भी जाते हैं, स्टील की भी ब्रिज, कभी कभी आप देखोगे कि स्टील की भी ब्रिज प्रोवाइड की गई है। ठीक है ना, फुटपाथ पर देखते हो ना, प्रोवाइड की जाती है ओवर क्रॉस करने के लिए। तो एक फ्लाई ओवर, नॉर्मल फ्लाई ओवर की है, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो भी उसकी भी डिज़ाइन करते हैं। तो नॉर्मली आप उस पर स्टैट प्रो पे आप डिज़ाइन कर सकते हो इसको। स्टैट प्रो पे आप क्या करोगे कि नॉर्मल एक स्लैब, अब जैसे एक छोटा सा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि स्टैट प्रो में जब आप एनालिसिस इसकी करोगे, डिज़ाइन करोगे, तो कैसे करोगे, कौन कौन से लोड इस पे आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो एक छोटा सा मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जब आप ब्रिज की डिज़ाइन करोगे तो ये आपकी ब्रिज हो गई, ये आपकी ब्रिज हो गई, ये आपकी बेयरिंग हो गई, और बेयरिंग के बाद ये आपकी पियर कैप हो गई। पियर कैप के बाद ये आपकी पियर हो गई। एंड यहाँ पर आप सपोज दैट ओपन फाउंडेशन हम लोग दे रहे हैं, नॉर्मल हम लोग यहाँ पर ओपन फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पाइल फाउंडेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ओपन फाउंडेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ओपन फाउंडेशन। तो ये जो पियर कैप है, ये जो आपकी पियर कैप है, तो पियर कैप पे कौन कौन सी लोड आती है। जनरली एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल आप देखोगे तो इस तरह से दी रहेगी। आप जब पियर कैप आप देखोगे ना, जब आप कभी जाना तो आप देखना, ठीक है, कि ये अगर डेक आपकी है, मतलब ब्रिज की डेक स्लैब है, ये डेक हो गई, यहाँ पे आपने बेयरिंग दिया नीचे की तरफ, ये आपकी बेयरिंग हो गई। ओके, एंड ये पार्ट जो हो गई आपकी, दिस इज पियर कैप, एंड ये पार्ट जो हो गई आपकी, दिस इज पियर। तो जनरली आप देखोगे शेप में, तो जनरली क्या होता है कि जो ये पियर कैप होती है वो इस शेप की नहीं दी जाती है, कभी रेक्टेंगुलर नहीं दी जाती है, आपने देखा होगा। तो वो इस तरह से कैपिंग टाइप की दी जाती है, आप देखना एक बार ब्रिज में, तो ये इस तरह से दी जाती है, ऐसे करके, इस तरह से, ऐसे शेप में। ठीक है ना, क्लियर, कि जो पियर होती है वो इसको स्लोप टाइप की बना दी जाती है। क्यों दी जाती है, रीज़न ये होता है कि ये जो पोर्शन है पियर कैप की,
तो इस पोर्शंस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है जब इस पर डेक पर जब व्हीकल आता है, व्हीकल का लोड आती है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो लोड ट्रांसफ़र करता है तो इस पोर्शंस पे जो होती है ना बहुत ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट जनरेट होती है। सो उस कंडीशन में क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट इस तरह से जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये कॉलम जो होती है वो उतना बेंडिंग मोमेंट को क्या करेगा, कैन नॉट टेक, इतना बेंडिंग मोमेंट ये कॉलम नहीं उठा सकता है। तो इस वजह से क्या होती है कि जनरली हम लोग कैपिंग टाइप का देते हैं, मतलब यहाँ पर जो पियर कैप होती है ना, तो ये जो आपकी पियर कैप है और ये जो पियर है तो इसके बीच ये शेप ना देकर हम लोग क्या दे देते हैं, तो ऐसी टाइप इस तरह का दे दी जाती है, ठीक है ना, स्लोप टाइप की दे दी जाती है ऐसे करके। मतलब अगर ये आप देखोगे तो ये है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे मिला दी जाती है, ऐसे स्लोप टाइप की कर दी जाती है, मतलब ये शेप की इस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह से ऐसे दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट होती है ना, यहाँ पे जो जनरेट होती है बेंडिंग मोमेंट, ये क्या करता है कि इस बेंडिंग मोमेंट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये जो शेप दी जाती है ना, ये शेप दी जाती है कि जैसे ही इस पर बेंडिंग मोमेंट आता है तो ये डायरेक्टली कॉलम जो इस शेप में अगर रहेगा पियर कैप, इस रेक्टेंगुलर शेप में, यहाँ पे आपने पियर दिया है तो बहुत ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट यहाँ जनरेट होगी, तो ये कॉलम उतना ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट को क्या करेगा कि वो नहीं ले सकता है, वो फेल हो जाएगा पियर। तो उस कंडीशंस में यहाँ पर ये शेप दी जाती है कैपिंग। कैपिंग जनरली प्रोवाइड की जाती है टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट। वो बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करने के लिए जनरली हम लोग इस शेप में कैपिंग देते हैं। आपने अब जाना, अगर आप जाओगे तो ब्रिज में ध्यान से देखना, नीचे की तरफ जब पियर कैप होती है ना, जिस पर गर्डर पहले ऊपर से स्लैब होती है, उसके नीचे गर्डर होती है, गर्डर के नीचे आप देखोगे स्टील प्लेट दी गई है। स्टील प्लेट के जस्ट नीचे जो पियर कैप होती है वो कभी भी इस शेप में नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। जब भी दिया जाएगा तो पियर कैप जो आपको प्रोवाइड की जाएगी वो ऐसे दी जाएगी। ये है पियर कैप, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे दिया जाएगा, ऐसे देखोगे, मतलब ये पियर है तो इस तरह का स्लोप यहाँ पे दिया जाएगा, अटैच रहेगा ऐसे स्लोप इस तरह का एकदम ऐसे, ठीक है ना, टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट। ये जो दी जाती है ना कैपिंग, इसको कैपिंग कहते हैं। तो मतलब पियर कैप और पियर के बीच में से स्लोप टाइप का ही दिया जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड कैपिंग टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट। इस बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग देते हैं, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ब्रिज में बहुत ज़्यादा है। अभी समझो कि मैंने अभी 5% आपको बताया ब्रिज के बारे में, बहुत सारी चीज़ है। जब हम लोग पियर कैप की एनालिसिस करते हैं, उसकी डिज़ाइन करेंगे, तो पियर कैप में कौन कौन सा लोड लेते हैं, किसका किसका लोड हम लोग कैरी करते हैं पियर कैप में, वो भी हमको कंसीडर करना पड़ता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि पियर कैप का में कौन कौन से लोड हम लोग कंसीडर करके उसकी किस तरह से उसकी एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको एक बार स्टैट प्रो पे भी करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से की जाती है, फिर उसकी मैनुअल कैलकुलेशंस की जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ चेक की जाती है, बहुत सारी चीज़, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग फिर आगे मूव करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।